नमस्ते दोस्तों। कक्षा 12वीं हिंदी। आज हम 10वीं इकाई शुरू करने जा रहे हैं। इकाई 10वीं जिसका शीर्षक है कारतूस। इसका लेखक है हबीब तनवीर और साहित्य प्रकार है एकांकी। शीर्षक से ही स्पष्ट है कारतूस। कारतूस का अर्थ होता है बंदूक की गोली। इस एकांकी को ऐसा शीर्षक देने का तात्पर्य लेखक का, एकांकीकार का यही है कि एक जाबाज सिपाही वजीर अली जो अंग्रेज़ों के खेमे में पहुंचकर कर्नल से 10 कारतूस जो है वह मांग कर ले जाता है और उसकी इस दिलेरी पर, बहादुरी पर अंग्रेज भी जो है उसके बखान करते रह जाते हैं। तो इसीलिए इस एकांकी को शीर्षक प्रदान किया गया है कारतूस, अर्थात बंदूक की गोलियां। इसके एकांकीकार है, लेखक है हबीब तनवीर। दोस्तों, सबसे पहले हम आज के इस भाग में हबीब तनवीर जी का साहित्यिक परिचय प्राप्त करेंगे, उसका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद एकांकी एक नए साहित्य स्वरूप के रूप में हमारे सामने आती है। आगे भी आपने कहीं ना कहीं एकांकी पढ़े होंगे। 11वीं कक्षा में भी एक एकांकी है नन्हा सा पौधा, जो हम पढ़ चुके हैं। तो एकांकी का साहित्य स्वरूप कैसा होता है, आधुनिक समय में उसका उद्भव और विकास जो है वह किस प्रकार से हुआ है, उसकी थोड़ी चर्चा जो है वह आज के भाग में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस एकांकी के रचनाकार हबीब तनवीर जी का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। हबीब तनवीर के नाम से आप जिसे जानते हैं उसका मूल नाम हबीब खान था। तनवीर उसका उपनाम है। हबीब तनवीर का जन्म मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले के रायपुर गांव में 1923 में उसका जन्म हुआ था। उसके पिताजी का नाम हाफिज अहमद खान था, जो मूलभूत रूप से पाकिस्तान का जो पेशावर है वहाँ से आकर मध्य प्रदेश में स्थायी हो गए थे। इसलिए वे पाकिस्तान के, उनके पिताजी जो है वह मूल निवासी थे और बाद में वे मध्य प्रदेश आकर रहने लगे थे। दोस्तों, हबीब तनवीर की प्रारंभिक शिक्षा जो है वह रायपुर की गांव की पाठशाला में ही हुई। उसके बाद उन्होंने स्नातक की पदवी जो है, बीए जो है, वह नागपुर से किया और एमए की उपाधि जो है वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, अलीगढ़ से अनुस्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। उनका शैक्षिक दौर जो है उसी के दौरान, यानी कि उनकी युवा अवस्थाओं में ही उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था और वे कॉलेज के समय से ही कविताएं लिखते थे हिंदी में। और फिर धीरे धीरे उनकी प्रतिभा को अवकाश मिलता गया और धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए। दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1945 में वे मुंबई गए और वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो जो है उसमें निर्माता के रूप में उन्होंने कार्य किया। यहाँ आकर उन्होंने विशेष उनकी प्रतिभा को निखरने का अवकाश मिला। इतना ही नहीं, वे काव्य साहित्य में जितनी रुचि रखते थे कविताएं लिखने में, उतनी ही रुचि उनकी नाटक, अभिनय
किस रूप में भी थी। वे नाटकों में अभिनय करने में भी रुचि रखते थे। कॉलेजों में भी उन्होंने कई बार अलग अलग नाटकों में अभिनय भी किया। 1945 में मुंबई आए और वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में निर्माता के रूप में उन्होंने कार्य किया। फिर बाद में वे लंदन में जाकर, इंग्लैंड जाकर उन्होंने नाटक और रंगमंचीयता का अध्ययन किया। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण भूमिका रूप साबित होता है उनके जीवन में कि वे लंदन गए और वहाँ पर जाकर नाटक का विशेष रूप से रंगमंचीयता का उन्होंने वहाँ पर जाकर अध्ययन किया और ज्ञान अर्जित किया। फिर वे लंदन से अभ्यास करके दिल्ली वापस लौटे और दिल्ली में उन्होंने थिएटर जो है वह स्थापित किए। दोस्तों, वे जो है वह इप्टा के साथ भी उनका लगाव रहा, वह जुड़े रहे। इप्टा का पूरा नाम होता है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे इप्टा के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने इप्टा के साथ भी कई समय तक काम किया। दिल्ली आकर ये थिएटरों की उन्होंने नाट्य मंच की स्थापना की और अलग अलग संस्कृत भाषा के एवं अन्य भाषाओं के नाटक जो है उसमें सुधार करके उन्होंने इन थिएटरों में खुद भी अभिनय करके प्रस्तुत किया और साथ ही साथ अन्य अभिनेताओं को आकर्षित भी किया। ये दौर दोस्तों ऐसा था जहाँ पर फिल्मों के साथ साथ पारसी कंपनियां जो है वह थिएटरों में नाटक दिखाती थी और उस समय आज के जो थिएटर है उनसे वह नाटक के थिएटर मिलते जुलते थे और उसी में लोग ज़्यादा मनोरंजन प्राप्त करते थे। तो ये नाटक की अभिनय क्षमता का दौर था और उस समय इन थिएटरों में नाटक जो है वह प्रस्तुत किया जाता था। तो ऐसे में दिल्ली आकर उन्होंने इस नाट्य मंच को विशेष अवकाश दिया और खुद भी मेहनत की। कई नाटकों में उन्होंने अभिनेता के रूप में रोल भी किया और अन्य नाटक संस्कृत के जो है वह उस पर प्रस्तुत भी किए गए रंगमंच। तो लोगों ने उसकी काफ़ी प्रशंसा की और लोगों में उसकी चाहना जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई भाषाओं के नाटकों का अनुवाद भी किया और साथ ही साथ खुद भी सृजनात्मक नाटक लिखे। इसलिए यूँ कह सकते हैं कि एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व उनका था। वे नाटककार, कवि, पत्रकार और निर्देशक, अभिनेता आदि प्रतिभाओं के धनी थे। एक साथ उनमें कई सारी प्रतिभाएं देखने को मिलती थी। इसलिए वे बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व रखने वाले रंगमंची अभिनेता है, ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने जो जीवन भर कार्य किया उनको ध्यान में रखकर समय समय पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। उन्हें पद्मश्री से तो पुरस्कृत किया ही गया है, साथ ही साथ उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। उन्होंने इसी दौरान नाट्य साहित्य और अभिनय मंच पर एक समय एक अभिनेत्री जिसका नाम था मोनिका मिश्रा, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उसी के साथ उनका विवाह हुआ। इसलिए उनकी जीवन संगिनी, उनकी जो पत्नी है, उसका नाम मोनिका मिश्रा है। दोस्तों, ये उनका थोड़ा औपचारिक परिचय था। उनकी बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण ही उनको पद्मश्री जैसे श्रेष्ठ पुरस्कारों से सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। अवसर पर अलग अलग समय पर उन्हें अलग अलग पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। अब जहाँ तक उनके साहित्य सृजन की बात है, उन्होंने स्वतंत्र नाटक भी काफ़ी लिखे हैं, जिनमें से आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन,
और शतरंज के मोहरे, ये 4 उनके महत्वपूर्ण सृजनात्मक नाटक हैं। कौन कौन से? तो कि आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, शतरंज के मोहरे और हिरमा की कहानी। ये उनके महत्वपूर्ण नाटक है। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य भाषाओं के नाटक जो है उसको हिंदी में अनुवाद करके भी रंगमंच पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके अनुदित नाटकों की जब हम बात करते हैं तो वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांताबाई, मिट्टी की गाड़ी और संस्कृत का मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसका उन्होंने अनुवाद करके हिंदी में प्रकाशित भी किया और रंगमंच पर अभिनय करके प्रस्तुत भी किया। एक श्रेष्ठ अभिनेता के रूप में भी उन्होंने काम किया है। दोस्तों, ये नाटक लिखने के अलावा उन्होंने कई सारे फिल्मों में भी काम किया। उसका जो नाटक है चरणदास चोर, इस पर फिल्म बनी थी हिंदी में, और इसके साथ साथ काफ़ी लोकप्रिय भी ये फिल्म चरणदास चोर। और बाद में तो कई बार इस नाटक का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी किया गया और उसका प्रस्तुतिकरण भी किया गया। और दूसरी उनकी जो फिल्म थी वह थी गांधी। तीसरी फिल्म जो थी द राइजिंग, मंगल पांडे। और चौथी फिल्म ब्लैक एंड वाइट। तो ये जो फिल्में थी उसमें उन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया और अभिनय करके भी उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता जो है उसको प्रस्तुत किया। करीब करीब दोस्तों हिंदी नाट्य साहित्य को रंगमंच तक ले जाने में उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हबीब तनवीर जी की रही है। कुल मिलाकर उनका 100 से ज़्यादा नाटकों में उन्होंने अभिनय भी किया और रंगमंच पर अलग अलग भाषाओं के इन नाटकों को अभिनय करके लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया और काफ़ी उन्हें सराहा गया। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि हबीब तनवीर जी एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व रखने वाले हिंदी के साहित्यकार है, अभिनेता है, पत्रकार है, नाटककार है। ये उनका थोड़ा औपचारिक परिचय था। दोस्तों, अब हम एकांकी साहित्य स्वरूप की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि एकांकी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी। इसको अलग कर दे तो एक अंकी, यानी कि एक अंक वाला नाटक। जो एक अंक वाला नाटक है उसे एकांकी कहते हैं। अब इसका उद्भव स्थान क्या है उसकी भी चर्चा करें तो निसंदेह यूँ कहा जा सकता है कि एकांकी का उद्भव स्थान संस्कृत साहित्य है। इसलिए हमें थोड़े संस्कृत के नाट्य साहित्य पर भी विचार करना होगा। साथ ही साथ जब हम एकांकी साहित्य स्वरूप की चर्चा करते हैं तो नाटक का एक भाग होने के कारण या नाट्य साहित्य की परंपरा में आने के कारण हमें नाट्य साहित्य को भी थोड़ा साथ साथ समझना होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में नाट्य साहित्य की एक बड़ी परंपरा रही। इस परंपरा में आप भवभूति को लीजिए, बाण को लीजिए, भारवी को लीजिए, हर्ष को लीजिए, या फिर कालिदास के श्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जी को लीजिए आप। तो ये जो संस्कृत के नाटककार है, कवि है, उन्होंने जो नाटक लिखे वे नाटक संस्कृत साहित्य की अमूल्य परंपरा है। और यूँ कह सकते हैं कि पूर्व और अन्य देशों में भी संस्कृत के नाट्य साहित्य का ही जो है वह अनुकरण किया गया हो, वह संभवतः हो सकता है। क्योंकि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है इसे पंचम वेद भी कहते हैं, क्योंकि यह नाटक
लोगों के मनोरंजन का जो उस समय श्रेष्ठतम साधन था, उसे नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में भरत मुनि ने विशेष रूप से उनकी चर्चा की। तो संस्कृत का ये नाटक कैसा होता था, उसका स्वरूप, उसमें 3 से ज़्यादा अंक होते थे, 3 या 3 से ज़्यादा अंक होते थे, और बहुत विस्तृत कथानक होता था। यानी कि उसमें कई सारे पात्र आते, एक मुख्य कथा होती है, उनके साथ साथ कई सारी गौण कथाएं जुड़ी रहती। और फिर क्या होता था, तो कि जब उसे अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता था लोगों के सामने, तो घंटों वह चलता रहता था, क्योंकि लंबा कथानक था। कभी कभी तो पहले ये रात में अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता था दूर दराज के ग्रामीण समाज के सामने। तो रात रात भर ये नाटक जो है वह चलते रहते थे। पर समय के साथ आधुनिक समय में रात रात भर ऐसे कोई नाटक थिएटरों में रंगमंच पर देखने जाए, यह संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक समय में इंसान के पास समय जो है वह कम है। अपने रोजिंदा जीवन के व्यवहारों से उसे मनोरंजन के लिए कम समय मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में नाटक में से जो छोटा स्वरूप अस्तित्व में आया उसे एकांकी कहा गया। वैसे नाटक के अलग अलग प्रकार संस्कृत साहित्य में भी बताए गए। विथि, बाण, व्यायोग, ये सब जो प्रकार थे वह संस्कृत में भी बताए गए थे। उन्हीं में से हम यूँ कह सकते हैं कि एक हिंदी में जो स्वरूप अस्तित्व में आया वह एकांकी है। यानी कि एक अंक वाला अभिनय करके रंगमंच पर पात्रों के संवादों के माध्यम से जो प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नाटक, उसे एकांकी कहते हैं। ये एक नाटक का भाग है, एक अंक का नाटक है, छोटा सा। नाटक में कथानक विस्तृत होता था, जबकि एकांकी में कथानक संक्षिप्त में होता है, छोटा सा होता है। एक ही घटना, एक ही प्रसंग को लिया जाता है। संस्कृत नाटकों में क्या होता था, पात्र बहुत सारे होते थे, और यहाँ पर तो कि सीमित पात्रों में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो संस्कृत के नाट्य साहित्य की इस परंपरा को बंगाली साहित्य, अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में स्वीकारा गया, और हिंदी में भी वही परंपरा आगे बढ़ी। मूलभूत रूप से अगर बात करें हम, तो संस्कृत में पहले बंगाली नाटकों का अनुवाद किया जाता रहा। भारतेंदु जी के समय और भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे उनके साथ जुड़े हुए हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक जो युग है आधुनिक समय का, उसे भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नामकरण किया गया है, और उसी में से हिंदी साहित्य की सभी विधाओं का जन्म हुआ है। तो भारतेंदु युग में बंगाली साहित्य में से धीरे धीरे अनुदित करके रचनाएं आने लगी, और स्वयं भारतेंदु जी ने 100 से ज़्यादा नाटक जो है अनुवादित एवं सृजनात्मक खुद लिखे, और उन्हीं में से छोटे नाटक जो थे वह एकांकी के स्वरूप के थे। और वही परंपरा आगे बढ़ती बढ़ती भारतेंदु जी के बाद कई सारे ऐसे एकांकी लेखक आए जो श्रेष्ठ एकांकी लेखक थे, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अगर गिनती करने बैठे तो भारतेंदु जी के अलावा जयशंकर प्रसाद, उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर प्रसाद, और सबसे श्रेष्ठ नाम आधुनिक समय में जो जुड़ा वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये रचनाकार जो थे उन्होंने एकांकी हिंदी में लिखे और प्रस्तुत किए। दोस्तों, एकांकी में संकलन त्रय का खूब महत्व होता है। संकलन त्रय का अर्थ होता है स्थल, समय और कार्य की एकता। स्थल, समय और कार्य की एकता को संकलन त्रय कहते हैं। मतलब क्या है इसका, तो कि जब कोई चीज़ अभिनय करके प्रस्तुत करने हम जा रहे हैं रंगमंच पर, कोई कथानक एकांकी का, तो हम वैदिक कालीन कथा को लेकर वह अभिनय कर रहे हैं, तो वहाँ का जो स्थल है वह वैदिक काल में कैसा दिख रहा था, उसकी सजावट वैसी होनी चाहिए। समय भी उस समय का जैसे हमें साक्षात रंगमंच पर दिखाई दे, उसी प्रकार का होना चाहिए।
और उस समय जो कार्य जिस प्रकार से किया जाता था उसी प्रकार से किया जाता होना दिखाई देना चाहिए रंगमंच पर। तो स्थल, समय और कार्य की एकता एकांकी में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें पात्र होते हैं, संवाद योजना होती है, एक वातावरण निर्मित किया जाता है। ये सभी इस एकांकी के तत्व कहलाए हैं। एकांकी के मूलभूत तत्व है तो कि कथानक, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, संवाद योजना यानी कि कथोपकथन, वार्तालाप जिसे कहते हैं, और संकलन त्रय एवं उद्देश्य, कोई न कोई उद्देश्य के साथ एकांकी जो है वह प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी का उद्भव और विकास आधुनिक समय में तो काफ़ी हुआ है और ये परंपरा संस्कृत से उद्भव होती होती हिंदी में आई और अन्य भारतीय भाषाओं एवं अन्य देशों की भाषाओं में भी ये गई। अब हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि हिंदी का पहला एकांकी कौन सा? तो दोस्तों, अलग अलग इतिहास के ग्रंथों में अलग अलग एकांकियों को हिंदी का पहला एकांकी कहा गया है। कई लोग जयशंकर प्रसाद के एक घूंट एकांकी को हिंदी का पहला एकांकी कहते हैं और कई विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का 1930 में प्रकाशित हुआ बादल की मृत्यु हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। तो हिंदी का पहला एकांकी किसे स्वीकार किया गया है? तो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का 1930 में प्रकाशित बादल की मृत्यु हिंदी का पहला एकांकी स्वीकार किया जाता रहा है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने लेखक का परिचय प्राप्त किया और साथ ही साथ साहित्य स्वरूप एकांकी पर भी चर्चा की। ये जो एकांकी है कारतूस, वह एकांकी का कथानक एक बहादुर जाबाज दिलेर सिपाही जिसका नाम है वजीर अली, ये ऐसा है जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। सालों से इस वजीर अली को अंग्रेज जो है अलग अलग जंगलों में अलग अलग जगह पर ढूंढते पकड़ने के लिए, उनके पीछे घूम रहे, लेकिन वजीर अली उनके हाथ में आता नहीं है। जहाँ पर जंगल में खेमा डाले हुए कर्नल, लेफ्टिनेंट एवं अंग्रेज सैनिक वहाँ पर है, वहीं पर वजीर अली घोड़ा लेकर आता है और कर्नल के खेमे में उससे मिलने जाता है और कहता है कि मुझे 10 कारतूस चाहिए वजीर अली को मारने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल उसे 10 कारतूस देता है। वजीर अली कहता कि आपने वजीर अली को देखा है? तो लेफ्टिनेंट और कर्नल ना कहते हैं। तो इन परिस्थितियों में वह कारतूस लेकर जाता है और कहता है कि मैं ही वजीर अली हूँ, और घोड़ा दौड़ाए हुए वहीं से निकल जाता है। तो इस एक ऐसे जाबाज सिपाही की यहाँ पर बात की गई है, तो जो अंग्रेजों के खेमे में जाकर उन्हीं से कर्नल से कारतूस लेकर चला जाता है और सब देखते रह जाते हैं। यहाँ तक कि कर्नल भी अंत में कहता है कि एक जाबाज सिपाही था। तो ये कथानक इसी आधार को बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, अगले भाग में इस एकांकी का जो कथासार है उस पर विचार विमर्श हम करेंगे। आज का भाग यहाँ पर पूरा करते हैं। धन्यवाद।